सा पूरा गांव। देखो गोमती, सीता मैया की दया से इस बार हमारी जमीन पर कितने रसीले टमाटर उगे हैं और कितनी हरी भरी साग भी उगी है। इसे ले जाकर बाजार में भाव के भाव भी बेचूंगा तो भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ जी, फसल बेचकर जो भी मुनाफा होगा अनाज भरवा देंगे। हरिया टोकरी में सब्जियों को भरकर बेचने के लिए जाने लगता है। तभी अपने अपने पेड़ वाले घरों से गांव वाले झांकते उसे पुकारते हैं। ओ हरिया काका, सवेरे सवेरे इतनी ताजी भाजी लेकर कहाँ चल दिए? अरे काका, कभी हम पेड़ वाले गांव वालों को भी इतनी ताजी सब्जियां खिला दिया करो, बाजार का दाम हम ही दे देंगे। अरे क्यों नहीं, 2 पैसे कम या ज्यादा कहीं भी कमाना है। गांव वाले बाहर निकलकर हरिया से सब्जियां खरीदने लगते हैं। 2 आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों पर टिके मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते और कुछ लोग लकड़ियां काटते नजर आ रहे थे। तभी जगिया रोते रोते बाहर आता है। माँ देखो, चीनी ने मेरी कॉपी फाड़ दी। मेरे पास तो गोंद भी नहीं है, अब इसे चिपकाऊंगा कैसे? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। दुकान नहीं है, मगर हमारा ये पेड़ का गांव तो है मेरे राजा बेटा। ऐसे क्यों रोता है? पेड़ तो हर चीजों का भंडार है। पेड़ हमें क्या नहीं देता? फल, सब्जियां, गोंद, दवाई, लकड़ी, सब कुछ। मैं अभी तेरे पन्ने जोड़ देती हूँ। मधु पेड़ के तने से थोड़ा गोंद निकालकर कॉपी को चिपका देती है। पेड़ पर बसे इस अनोखे गांव को देखकर आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे। आखिर क्यों इस गांव के निवासी जमीन छोड़कर पेड़ों पर बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस गांव के इतिहास की पिछली कहानी को देखना होगा। जहां सुबह की मनोहर बेला पूरे रामनगर गांव में छाई हुई है। सूरज की किरण फूट चुकी है। पूरे गांव वाले गांव के जटाओं वाले विशाल बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि पेड़ में देवता बसते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ियां और पुरखे भी पेड़ों को पूजते आए हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो वृक्ष देवता, हमारे गांव पर अपनी दया कृपा बनाए रखना। क्या बात है मुखिया जी, आज बड़े खुशमिजाज लग रहे हैं। खुशी की बात है गोमती बहन, इस बार हमारी अर्जी सरकार तक पहुंच गई है। बस एक बार सरकार की नजर हमारे गरीब गांव पर पड़ गई तो हमारे गांव की कच्ची जमीन पक्की जमीन में बदल जाएगी। हमारे भी गांव में पक्की सड़कें होंगी, पक्के घर होंगे। वृक्ष देवता करे ऐसा ही हो मुखिया जी। मैं तो मन्नत का धागा भी बांध रखी हूँ। रामनगर गांव के निवासी अतः गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जमीन तो बहुत है, मगर बंजर होने की वजह से कोई उन जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं उगा पाता है। साथ ही गांव के अंदर रोजगार का अवसर भी ना के बराबर मौजूद है। दुखियारी गांव वाले फिर भी हर दशा में एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। देखते देखते सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बहुत ही भयंकर बर्फ का तूफान उठता है, जिससे गांव के सारे घर उजड़ जाते हैं। सब लोग अपनी टूटे हुए झोपड़ियों में मड़ई को देखकर रोते और विलाप करते हैं। हे राम जी, ये क्या हो गया? तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपना घर तैयार किया था और एक ही झोंके में हमारा गांव उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए सब लोग मुखिया जी के पास चलते हैं, अब तो उन्हीं का आसरा है। सारा गांव दुखी मन से मुखिया जी के पास आते हैं, मगर उनका घर भी तूफान में उजड़कर मलबा बना हुआ था। सबकी आशाएं टूट गई थी। गांव में उस पुराने पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, ये ठंड सही नहीं जा रही है। चलो सब लोग पेड़ के नीचे चलते हैं। सब लोग पेड़ के पास आते हैं। तभी मुखिया जी पेड़ को एक टक निहारते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम सब लोग इस पेड़ पर बस जाएं? इस बार इस कच्ची जमीन पर घास फूस का घर बनाने से बढ़िया हम इस पेड़ पर ही बस जाएं। मगर मुखिया जी, ये पेड़ पुरखों के जमाने से हमारे गांव में है। अंदर से खोखला होगा, इस पर बड़ी मुश्किल से कोई एक ही परिवार ही बस सकता है और पता नहीं ये पेड़ उसका भी भार सह पाएगा कि नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम इस पेड़ की शरण ले लें। दिन रात की बर्फीली बारिश से पूरे गांव की जमीन बर्फ की चादर में ढक जाती है और ठंड से बूढ़ों से लेके बच्चों तक का रोम रोम सिहर उठता है।
माँ, मुझे ठंड लग रही है। क्या हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? हम सब मर जाएंगे। नहीं मेरे लाल, हम नहीं मरेंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण जाने को हैं। पूरे गांव वालों के गुहार लगाने पर पेड़ के तने से गर्म हवा निकलने लगती है, जिससे सब अचंभा करने लगते हैं। ये ईश्वर की कैसी अद्भुत लीला है। इस पेड़ के अंदर से गर्म हवा हमको राहत पहुंचा रही है। तभी चमत्कार हो जाता है। पेड़ में आंख, नाक और मुंह बन जाता है। पेड़ गांव वालों से बात करने लगता है। तुमने और तुम्हारे पुरखों ने मुझे पूजा है और मेरे हरे भरे पेड़ बच्चों को अपनी जरूरत के लिए नहीं काटा, इसलिए मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। आओ, अब से तुम सब मुझ पेड़ पर अपना घर बसा लो। देखते ही देखते सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होती है और पेड़ जादू से विशाल घरों में बदल जाता है। हर एक डालियों पर खूबसूरत घर, झरना और खेत खलिहान बस जाता है। बूढ़े काका काकी से लेकर मनोहर का परिवार भी अपने घर में बस जाता है। माँ, पिताजी, हमारा ये पेड़ घर तो कितना सुंदर है। यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं है। माँ, पिताजी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ फल तोड़कर ले आती हूँ। मधु अपने पेड़ घर से बाहर निकलती है और गुच्छे में लगे फलों को तोड़कर अंदर ले आती है। तो वहीं चंपा भी पेड़ों की डालियों से लकड़ी ले जाती है। इस तरह पेड़ गांव में बसे गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव को देखने के लिए बाहर से पर्यटक गांव में आने लगते हैं। तभी बूढ़े रमवा काका बोलते हैं। कौन हो भाई, और इस तरह से हमारे गांव के अंदर कैसे घुसे चले आए हो? जी नमस्ते काका, मैं एज रिपोर्टर ही आपके पेड़ गांव की खबर में अखबारों में छापना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये सुनकर मुखिया जी खिसियाए मिजाज में बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं हमारे पेड़ गांव के बारे में खबर छापने की। जब मेरा गांव दुख मुसीबत परेशानी में था तो कोई हमारी मदद करने नहीं आया। चले जाओ यहाँ से। देखिए काका, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस खबर के बाद आपके इस पेड़ पर बसे गांव में मैं बदलाव लेके आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले उस पर्यटक को पूरा पेड़ गांव दिखाते हैं, उसका आदर भाव करते हैं। वाकई आप लोगों का पेड़ पर बसा गांव जमीन पर बसे गांव के मुकाबले बहुत सुंदर है, और यहाँ कितनी सुकून और शांति है। खास करके इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज बहुत सुंदर है। इसीलिए तो हमारे गांव ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर यह अनोखा काम किया है। आज कल मानव अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन हमारे इस पेड़ ने हम बेघर गांव वालों को खुद ही अपनी छाया में घर प्रदान किया है। इसलिए हम यहीं पर बहुत खुश हैं। हमें पक्के घर नहीं चाहिए। इसके पश्चात रिपोर्टर गांव से चला जाता है। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव वालों की खबर हेडलाइंस बन जाती हैं, जिससे सरकार की नजर उस गांव पर पड़ती है और गांव के हालात बदल जाते हैं। सड़कें पक्की हो जाती हैं और सब लोग मिलकर पेड़ का धन्यवाद देते हैं। देखो, आज हमारे इस पेड़ ने हमें गरीबी से भी बचा लिया। अब हमारा गांव हर तरह से संपन्न हो रहा है। ठीक कहा हरिया चाचा, इंसानों के मुकाबले प्रकृति हमारा हर कदम पर साथ निभाती है। धन्यवाद प्यारे पेड़, तुमने कठिन समय में हमें शरण दिया। गांव वालों का धन्यवाद सुनकर पेड़ मुस्कुरा कर कहता है। चंपा, तुम लोगों ने हमें जीवन दान दिया है, मगर आज मानवता ही हमारा संहार कर रही है। लोग अपना आशियाना बनाने के लिए हमें काट डालते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे ही उनका कल है और हमसे उनका आज। हम नहीं तो वो नहीं। यदि हम मिट गए तो वो भी सांस नहीं ले पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मैं हमेशा इस गांव की मदद के लिए बना रहूंगा। पूरा गांव खुशियों से अपने मकानों में बस जाते हैं, लेकिन सुकून की तलाश में वह अपने पेड़ घर में भी आया जाया करते थे और जमीन से ज्यादा उन्हें पेड़ घर में शांति मिलती थी। अरे, ये तो कोई जादुई गुफा है। बाहर से कोयले की और अंदर देखो, पूरा आलीशान महल है। महल। हमने सोचा था दोनों माँ बेटी गांव से निकल जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोती रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग ऐश से अपनी जिंदगी काटेंगे। अरे भाई, मुझे तो लगा ये कल को वापस आएंगे हमारे पास और पैरों में गिरकर माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, गांव में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। लेकिन इन लोगों के हाथ में कोई जादुई गुफा लग गई है ना, तभी तो ये लोग अब हमें अकड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके हाथ में जो भी गुफा लगी है अब तो ये हमारे हाथ में है ना,
और अब वापस से दोनों माँ बेटी के वही दिन शुरू होने वाले हैं। जिसको जो भी पसंद आ रहा है इस गुफा से वो ले सकता है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। गांव वाले कोयले की गुफा से महंगी महंगी चीज उठाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक चिंगारी निकलती है और उसे गुफा में आग लगने लग जाती है। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई हमें, अरे आग लग गई है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? यहाँ बाहर का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये कैसी अद्भुत गुफा थी जो बाहर से कोयले की है और अंदर से आलीशान महल की तरह है। और गांव वालों के जाते ही उस गुफा में आग कैसे लग गई? कहानी के पीछे भाग में ही इस गुफा की सारी सच्चाई छुपी है, इसीलिए हम पीछे भाग में चलते हैं। राधा छोटे से गांव में अपनी बेटी शिवांगी के साथ रहती थी और एक छोटी सी झोपड़ी में अपने जैसे तैसे रहते थे। एक शाम राधा खेत से घर लौटती है। माँ, हम कब तक इस गांव में रहेंगे? मुझे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। कोई हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और अगर हमसे कुछ बात करने आ भी रहा हो तो वह अपने मतलब से ही बात करने आता है। पर हम क्या कर सकते हैं? लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे घर में किसी आदमी का साया नहीं है। तेरे पिता तो बचपन में ही मर गए, पर मैं तो हूँ ना। तू अपनी माँ के होते हुए क्यों डर रही है? दोनों बेटी सारी कमियों के बावजूद भी उस गांव में जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद राधा थोड़ी सी जमीन जिसमें खेती करती है वहां जाती है। अरे भैया, ये तो मेरा खेत है। आपने मेरे खेत में अपना खेत क्यों ले आए? यहाँ से तो मेड़ जाती है। तो क्या हुआ? वैसे भी बिना किसी आदमी के मदद के तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने ले ली। आप ये क्या बात कर रहे हैं? एक तो आपने गलती की, ऊपर से गलती पर अकड़ भी रहे हैं। अभी तो बस अकड़ रहा हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जो बची हुई कुछ जमीन है ना वो भी ले लूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती है। घर आते ही राधा की पड़ोसन सुशीला आती है। अरे राधा बहन, कैसी हो? आजकल तो दिखती ही नहीं। बस काम में ही लगी रहती हूँ। वैसे राधा बहन, मैं यहाँ शिवांगी के लिए आई हूँ। मेरा भाई है, उसके रिश्ते की बात चला दो अपनी बेटी से। हाँ, उम्रदार है, थोड़ा पीता भी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। उसका तलाक हो गया है पीने की वजह से, 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, रिश्ता लगा देती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपकी खुद की एक जवान बेटी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रही हैं। निकल जाइए, मैं ऐसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती। राधा सुशीला को घर से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद राधा की जब थोड़ी सी जमीन बची थी वो भी गांव वाले हड़प लेते हैं। गांव वाले पता नहीं क्यों हमारा इतना खून पीते हैं। माँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं रहना पड़ेगा, जैसा आपको सही लगे। कुछ दिनों बाद शिवांगी घर के बाहर वाले बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी पेड़ से कुछ आवारा लड़के झांकने लड़के हैं। देख देख, नहाते हुए कितनी मस्त लगती है। तभी वहां शिवांगी की माँ आती है और ये सब देख लेती है। कैसे निकम्मे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। अरे भाग भाई, उसकी माँ आ गई। राधा उन लड़कों को तो भगा देती है, लेकिन अब राधा गांव में रहने को तैयार नहीं थी। शिवांगी, हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तेरी इज्जत पर कभी बात नहीं आई, लेकिन मुझे अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना है। अब हम इसी समय इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर जाने लगते हैं। ठंड का मौसम था और सुनसान सड़क पर दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी गांव छोड़कर? नहीं, कोई गलती नहीं करी है। जहाँ हमारा सम्मान नहीं वहाँ हम नहीं। मैं अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। और तू चिंता मत कर, हमें कहीं ना कहीं से कुछ रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। दोनों इधर उधर जंगल में भटकने लगते हैं। तभी राधा को एक कोयले की गुफा दिखती है। देख देख शिवांगी बेटा, कोयले की गुफा, हम वहाँ रह सकते हैं। ठंड में ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम वहीं पर रहते हैं। दोनों माँ बेटी कांपते हुए कोयले की गुफा में जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। माँ, यहाँ तो ठंड लग रही है, लेकिन आग भी नहीं जला सकते। अगर आग जलाई तो पूरी कोयले की गुफा जल जाएगी और हम भी। कोई बात नहीं, हम यहाँ आग नहीं जला सकते तो क्या हुआ, हम यहाँ से कोयला ले जाकर बाहर तो आग जला ही सकते हैं ना। राधा और शिवांगी वहां से कुछ कोयले इकट्ठा करती है और बाहर जाकर आग जलाती है। माँ, कोयले की वजह से मेरे पूरे कपड़े ही काले काले हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब की बार हम जाएंगे ना तो जमीन पर पत्ते बिछा देंगे, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और माँ, भूख का क्या करें? बेटा थोड़ा सब्र कर, यहाँ कहीं आसपास फल होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। राधा पेड़ से फल तोड़कर लाती है और दोनों माँ बेटी फल खाते हैं और रात के समय कोयले की गुफा में ही पत्ते बिछाकर सो जाते हैं।
माँ अच्छा हुआ हमने गांव छोड़ दिया, कम से कम वहाँ पर हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, यहाँ तो हम खुश हैं। हाँ बेटी, यहीं मैं पास में झरना देखा था, मैं कल सुबह पानी भी ले आऊंगी। अगली सुबह दोनों पानी लेकर वापस कोयले की गुफा में आते हैं तो उसे गुफा को आलीशान महल में देखती है, जो कि बाहर से कोयले की गुफा थी और अंदर से महल। माँ ये तो एक आलीशान महल बन गया अंदर से, ये कैसा चमत्कार है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जादुई कोयले की गुफा है क्या? हाँ, ये एक जादुई कोयले की गुफा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे के लिए तुम दोनों ने पहले ही बहुत तकलीफ का सामना करके यहाँ पहुंची हो। अब तुम दोनों को यहाँ किसी तकलीफ का सामना नहीं होगा, सारी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। माँ सच में भगवान होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ ही जाते हैं। खुद देखो, ऐसी जगह में कोयले की गुफा मिली, वो भी जादू से आलीशान महल बन गई अंदर से। हाँ बेटी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई कोयले की गुफा में रहने लगती हैं, लेकिन माँ बेटी के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। अरे बहुत हो गया उन दोनों माँ बेटी का, उन्हें उनकी औकात पर लाना ही पड़ेगा, किसी गुफा में रह रहे। चलो आज हम चलते हैं। गांव वाले सारे जादुई गुफा की चीज उठाने लगते हैं, तभी आग लग जाती है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि तभी राधा और शिवांगी कोयले की गुफा में आग देख लेती है। माँ देखो, हमारे घर में आग लग गई है और वहाँ से कितने लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हे भगवान, बस किसी की जान पर ना बनी हो। चल शिवांगी, हमें सबकी मदद करनी होगी। दोनों माँ बेटी उस कोयले की गुफा में जाती हैं और देखती हैं कि वहां सब गांव वाले थे। दोनों लोगों की मदद करने लगती हैं। धन्यवाद शिवांगी बहन। अरे भैया, अभी बात करने का समय नहीं है, सबकी जान बचाना जरूरी है। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे सबको बाहर निकालती हैं और वो दोनों अकेले ही जब गुफा में बचती हैं तो गुफा की आग शांत हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो आग भी शांत हो गई और वापस ये महल में बदल गया। हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन जब हम पर मुसीबत आई सबसे पहले तुम ही आए, वो भी बिना सोचे समझे हमारी मदद कर रहे थे। और ये तुम्हें इस गलती की सजा मिली है। गलती करने के बाद किसी से माफी न मांगना और उसके लिए परेशानी बढ़ाना, यही तुम सब लोगों का सबक था। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? जो भी हो, हमें माफ कर दो। राधा बहन और शिवांगी बेटा, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, वापस हमारे